गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जामिया में बवाल के बाद टली बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी हंगामा। जी हां दोस्तों, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का विवाद अब बढ़ता दिख रहा है। यूनिवर्सिटी गेट पर प्रदर्शन कर रहे कई छात्रों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगाने के बाद छात्र विरोध कर रहे थे, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का मामला अब दिल्ली से आगे बढ़कर पंजाब तक जा पहुंचा है। पंजाब यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग शुरू कर दी, मगर हाफ टाइम के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसे रोक दिया। जामिया में फिलहाल डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग टल गई है। एसएफआई का कहना है कि जब तक हिरासत में लिए गए छात्र रिहा नहीं किए जाते, तब तक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग नहीं की जाएगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, एसएफआई के 7 छात्र हिरासत में लिए गए हैं। दोस्तों, इससे पहले जेएनयू में भी हंगामा हो गया था। कल रात जेएनयू की लाइट काट दी गई और वहां का इंटरनेट भी बंद कर दिया गया, क्योंकि वहां पर भी बीबीसी द्वारा बनाई गई प्रधानमंत्री मोदी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रखी गई थी। इसके बाद वहां पर जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। थिएटर में रिलीज से पहले ऑनलाइन लीक हुई पठान। मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी समेत कई राज्यों में विरोध। फर्स्ट शो के बाद 300 स्क्रीन और बढ़ाए। जी हां दोस्तों, शाहरुख खान की फिल्म पठान बुधवार को देश भर की 5200 स्क्रीन पर रिलीज हुई। कहीं इस फिल्म को सपोर्ट मिल रहा है तो कहीं इसका विरोध चल रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के चलते पहला शो रद्द कर दिया गया। वहीं राजधानी भोपाल में भी पठान के खिलाफ सिनेमा हॉल के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी है। बिहार और यूपी में कई जगह पठान के पोस्टर फाड़े गए। इस विरोध के बावजूद फर्स्ट शो हुआ तो 300 स्क्रीन बढ़ानी पड़ी, यानी कि अब देश में यह फिल्म 5500 स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। थिएटर में रिलीज के एक दिन पहले पठान ऑनलाइन लीक हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की पायरेटेड कॉपी फिल्मी जिला और फिल्मी फॉर वेब पर मिल रही है। फिल्म मेकर्स ने फैंस से सिनेमाघरों में फिल्म देखने की अपील की, साथ ही यह भी कहा कि थिएटर्स में फिल्म की वीडियोग्राफी ना करें और ना ही इसे किसी के साथ शेयर करें। दोस्तों, पठान के साथ 25 सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल भी दोबारा से शुरू हुए हैं, जो कोविड के दौरान किसी वजह से बंद हो गए थे। इस बात पर खुशी जाहिर करते हुए शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया और उन सभी सिंगल स्क्रीन्स को बधाई दी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नागपुर पुलिस की क्लीन चिट पर धीरेन्द्र शास्त्री बोले, हनुमान चालीसा का प्रचार करना अंधविश्वास नहीं। जी हां दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को नागपुर पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। नागपुर पुलिस ने इस मामले में जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा कि वीडियो में देखने पर स्पष्ट हुआ है कि वीडियो में धर्म के प्रचार से जुड़ी सामग्री है। इसमें अंधश्रद्धा जैसी कोई चीज नजर नहीं आई। इसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी अपने विरोधियों पर जमकर बरसे। बागेश्वर धाम में अपनी गद्दी पर बैठे धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हनुमान चालीसा का प्रचार करना अगर अंधविश्वास है तो सभी हनुमान भक्तों को जेल जाना चाहिए। कानून पर मुझे भरोसा था और सच की जीत हुई। वह यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय धर्म घोषित कर देना चाहिए, राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा और तभी सामाजिक समरसत्ता होगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सूर्य कुमार यादव को मिला दमदार परफॉर्मेंस का तोहफा। आईसीसी ने चुना मैच T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने टीम इंडिया के लिए कई मैचों में तूफानी प्रदर्शन किया। सूर्या ने साल 2022 में काफी प्रभावित किया। उन्होंने पिछले साल T20 इंटरनेशनल मैचों में 1164 रन बनाए। दोस्तों, सूर्या को दमदार परफॉर्मेंस का आईसीसी ने खासा इनाम दिया है। सूर्य कुमार यादव को आईसीसी ने साल 2022 के लिए मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना है। सूर्या को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ट्वीट कर खास अंदाज में बधाई भी दी। सूर्या ने साल 2022 में रिकॉर्ड तोड़ बैटिंग की। उन्होंने 1000 से ज्यादा T20 रन बनाए। वे एक कैलेंडर ईयर में 1000 से ज्यादा T20 रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज हैं। उन्होंने 31 मैचों में 1164 रन बनाए। इस दौरान सूर्या का स्ट्राइक रेट 187 रहा। दोस्तों, अहम बात यह है कि उन्होंने 2022 में 68 छक्के जड़े। यह भी अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। सूर्या को इस खास प्रदर्शन की वजह से आईसीसी मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। आईसीसी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रकाश अंबेडकर ने शरद पवार को बताया बीजेपी का आदमी, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को लेकर किया यह दावा। जी हां दोस्तों, उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को बीजेपी का करार देकर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। एबीपी नेटवर्क से मराठी चैनल एबीपी माझा को दिए एक इंटरव्यू में प्रकाश अंबेडकर ने यह बयान दिया। प्रकाश अंबेडकर ने आरोप लगाते हुए कहा कि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार का शपथ ग्रहण शरद पवार के कहने पर किया गया। प्रकाश अंबेडकर का यह बयान इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि यह ऐसे वक्त दिया जा रहा है जब उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिलाने की घोषणा की है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी शिवसेना महाविकास आघाड़ी के साथ गठबंधन में है और इस गठबंधन के प्रमुख शरद पवार को माना जाता है। लिहाजा ऐसे वक्त प्रकाश अंबेडकर का यह बयान महाविकास आघाड़ी में दरार तो नहीं पैदा करेगा, इस पर राजनीति हलकों में चर्चा जोरों पर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्रिटेन में चीनी एलईडी लाइट्स के जरिए जासूसी, लैपटॉप, फ्रिज जैसे घरेलू सामान से भी जानकारी हासिल कर रहा चीन, इनमें माइक्रोचिप लगी है। जी हां दोस्तों, चीन का जासूसी नेटवर्क दुनिया में इतना फैल चुका है कि वह ब्रिटेन जैसे देशों के करोड़ों लोगों की निजी जानकारियां चुटकियों में हासिल कर सकता है। इसके लिए उसने जासूस नहीं रखे हैं, बल्कि फ्रिज, लैपटॉप, मोबाइल फोन या मिक्सर ग्राइंडर जैसे घरेलू सामान ही काफी है। ब्रिटिश सरकार ने एक लंबी जांच के बाद बताया कि घर घर में इस्तेमाल हो रहे चीनी सामान में माइक्रोचिप लगी है, जिसके जरिए चीन निजी जानकारी हासिल करता रहता है। यही नहीं, कारों में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स जो चीन से बनकर आते हैं उनमें भी जासूसी चिप लगी है। ब्रिटिश सरकार ने अपने मंत्रियों और नागरिकों को सतर्क किया है कि आपके घर में लगा एलईडी बल्ब भी चीन का जासूसी उपकरण हो सकता है। इसलिए यह मामला सिर्फ निजता का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का है। दोस्तों ब्रिटेन की कई यूनिवर्सिटीज ने चीन की कंपनियों के साथ टेक्नोलॉजी से संबंधित समझौते किए हैं। ब्रिटिश सरकार को अब लगने लगा है कि ये चीनी कंपनियां ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज से रिसर्च से जुड़ी जानकारियां चोरी कर रही हैं। इनमें ज्यादातर वे कंपनियां भी हैं जिन पर अफ्रीकी देशों में जासूसी के आरोप लग चुके हैं। कुछ कंपनियां जो बैन हो चुकी थी नए नामों से चल रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केएल राहुल वेडिंग गिफ्ट में विराट कोहली ने केएल राहुल को दी करोड़ों की कार, एमएस धोनी भी हुए मेहरबान। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के स्टार ओपनर केएल राहुल की शादी हो गई है। बॉलीवुड अभिनेत्री अतिया शेट्टी के साथ शादी के बंधन में बंधे केएल राहुल अभी टीम इंडिया से ब्रेक लिए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में केएल राहुल की वापसी होगी। दोस्तों शादी के मौके पर केएल राहुल को साथी क्रिकेटर्स से कई गिफ्ट मिले, जिनमें करोड़ों की कीमत वाली गाड़ी भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विराट कोहली ने केएल राहुल को एक BMW कार गिफ्ट की है। रिपोर्ट्स में इसकी कीमत 2.17 करोड़ रुपए बताई गई है, जबकि महेंद्र सिंह धोनी ने भी एक बाइक तोहफे में दी है। जानकारी है कि एमएस धोनी ने जो बाइक दी है उसकी कीमत करीब 80 लाख रुपए है। महेंद्र सिंह धोनी को खुद बाइक का काफी शौक है, वह केएल राहुल की शादी में शामिल भी हुए थे। उन्होंने केएल राहुल को कवासाकी निंजा बाइक गिफ्ट की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन में कोरोना से हाहाकार, 7 दिनों में 13,000 लोगों की हो गई है मौत। जी हां दोस्तों, चीन में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है और महज 7 दिनों के अंदर अंदर करीब 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत इस वायरस से हो गई है। चीन के स्वास्थ्य विभाग से जुड़े एक बड़े अधिकारी के अनुसार 13 जनवरी से 19 जनवरी के बीच चीन के अलग अलग अस्पतालों में करीब 13,000 मरीजों की मौत हुई है। हालांकि दोस्तों चीन अपने ऑफिशियल आंकड़े जारी करना बंद कर चुका है। चीन में कोरोना इतना ज्यादा फैल चुका है कि इसकी चपेट में आबादी का एक बड़ा हिस्सा आ चुका है। चीन ने एक सप्ताह पहले ही कहा था कि 12 जनवरी तक कोरोना की वजह से 60,000 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। चीन में कोरोना को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद अब इस आंकड़े में और इजाफा होने की आशंका जताई जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रोटी हुई महंगी, आटा एक साल में 40% महंगा, गेहूं का सरकारी स्टॉक जारी न होने पर और बढ़ सकते हैं भाव। जी हां दोस्तों, आटा खुले में 38 से 40 रुपए और ब्रांडेड पैक में 45 से 55 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। जनवरी 2022 में जो भाव थे उनके मुकाबले ये 40% से भी ज्यादा है। कमोडिटी विश्लेषकों का कहना है कि सरकार यदि स्टॉक का गेहूं खुले बाजार में जारी नहीं करती है तो आटे के भाव में और तेजी आ सकती है। निर्यात पर पाबंदी के बावजूद जनवरी में गेहूं के भाव 7 से 10% बढ़े हैं। दरअसल दोस्तों देश में बीते कुछ समय से गेहूं के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। निर्यात पर पाबंदी लगा दी गई है, इसके बावजूद भी गेहूं 7 से 10% तक महंगा हो गया है। चालू सीजन के लिए सरकार का न्यूनतम खरीद मूल्य यानी कि MSP 2,125 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन मंगलवार को इंदौर में गेहूं के भाव 3,100 रुपए प्रति क्विंटल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। दिल्ली में गेहूं 3,150 रुपए बिका, जबकि देश के कई हिस्सों में ये 3,200 रुपए के ऊपर निकल गया है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब पुलिस के खुफिया मुख्यालय पर पिछले साल आरपीजी हमला करने वाला हुआ गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, पिछला साल माहौली में पंजाब पुलिस के खुफिया मुख्यालय पर हुए ग्रेनेड हमले में मुख्य शूटर रहे शख्स को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। हरियाणा के झज्जर जिले के सूरजपुर के निवासी दीपक रंगा को बुधवार सुबह गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि दीपक पिछले साल मई में माहौली में खुफिया मुख्यालय पर रॉकेट संचालित ग्रेनेड यानी कि आरपीजी हमले के बाद से फरार चल रहा था। एनआईए के प्रवक्ता ने बताया कि दीपक रंगा कनाडा स्थित गैंगस्टर से आतंकी बने लखविंदर सिंह संधू और पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर से आतंकी बने हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंडा का करीबी है। मई के आरपीजी हमले के अलावा वह हत्याओं सहित अन्य कई हिंसक आतंकी गतिविधियों और अपराधों में भी शामिल रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 26 जनवरी पर मुंबई में हवाई हमले की आशंका, पुलिस ने शिवाजी पार्क को घोषित किया नो फ्लाइंग जोन। जी हां दोस्तों, गणतंत्र दिवस के दिन यानी कि 26 जनवरी को देश की राजधानी आर्थिक राजधानी मुंबई में हमले का अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस ने दादर के शिवाजी पार्क में ड्रोन से हमले की आशंका जताई है। इसके बाद पूरे इलाके को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। मुंबई पुलिस ने मंगलवार को दादर के शिवाजी पार्क इलाके को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया और गणतंत्र दिवस की आधी रात यानी कि 12 बजे से अगले 24 घंटे के लिए निषेधाज्ञा जारी की है। पुलिस ने बताया कि यह आदेश 26 जनवरी को एक हवाई हमले के संदेह के बीच जारी किया गया था। मुंबई में रिपब्लिक डे के दिन हवाई हमले के अलर्ट के बाद हरकत में आई मुंबई पुलिस ने शहर की सुरक्षा बढ़ा दी है। हमले के अलर्ट को देखते हुए मुंबई के शिवाजी पार्क में बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है। यहां पार्क के हर गेट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसके साथ ही शिवाजी पार्क में बुधवार से ही आम लोगों की एंट्री को भी रोक दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एयर इंडिया ने फ्लाइट में शराब परोसने की पॉलिसी बदली। जब तक क्रू न परोसे तब तक शराब नहीं पी सकेंगे यात्री। जी हां दोस्तों, एयर इंडिया ने पेशाब कांड और यात्रियों की अभद्रता की घटनाओं के बाद मंगलवार को फ्लाइट में शराब परोसने की पॉलिसी में बदलाव किया है। बदली हुई नीति के अनुसार पैसेंजर्स को फ्लाइट में तब तक शराब पीने की अनुमति नहीं होगी जब तक क्रू मेंबर्स उन्हें शराब न परोसे। केबिन क्रू को उन पैसेंजर्स की पहचान करने के लिए चौकस रहने को कहा गया है जो फ्लाइट में अपनी शराब पी रहे हों। नई पॉलिसी में केबिन क्रू को समझदारी से शराब परोसने और पैसेंजर्स के ज्यादा शराब मांगने पर मना करने को कहा गया है। उधर डीजीसीए ने शराब कांड के लिए एयर इंडिया पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है क्योंकि एयरलाइन ने मामले की जानकारी डीजीसीए को नहीं दी थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सिराज बने दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज। ताजा आईसीसी रैंकिंग में बोल्ट और हैजलवुड को पछाड़ा। बैटिंग रैंकिंग में विराट से आगे निकले गिल। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए 2 दिन में दूसरी बड़ी खबर सामने आई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 से क्लीन स्वीप कर टीम इंडिया मंगलवार को दुनिया की नंबर 1 वनडे टीम बन गई थी। आज भारत के मोहम्मद सिराज दुनिया के नंबर 1 वनडे गेंदबाज बन गए हैं। बुधवार को जारी ताजा रैंकिंग में सिराज 729 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड 727 पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर है और न्यूजीलैंड के ट्रेड बोल्ट 709 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर है। दोस्तों, बल्लेबाजी में जोरदार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल अब वनडे में सबसे ऊंची रैंकिंग वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। पिछले 4 वनडे में 3 शतक जमाने वाले गिल अब 734 पॉइंट्स के साथ छठे स्थान पर हैं। उन्होंने 20 स्थान की छलांग लगाई है। वहीं दोस्तों, विराट कोहली 727 पॉइंट्स के साथ 7वें और कप्तान रोहित शर्मा 719 पॉइंट्स के साथ 9वें स्थान पर हैं। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम 887 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर बने हुए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हिडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के शेयर्स को बताया 85% ओवर वैल्यूड। ग्रुप के सीएफओ ने रिपोर्ट को बताया बकवास, बोले अपकमिंग एफपीओ को नुकसान पहुंचाने की साजिश। जी हां दोस्तों, अमेरिका के हिंडनबर्ग रिसर्च एलएलसी की एक रिपोर्ट सामने आई है। इसके बाद से अडानी ग्रुप को बड़ा झटका लगा है। दरअसल हिंडनबर्ग रिसर्च ने बुधवार को अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि अडानी ग्रुप की सभी 7 प्रमुख लिस्टेड कंपनियों पर काफी ज्यादा कर्ज है। इसके साथ ही हिंडनबर्ग ने ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयर को 85% से ज्यादा ओवर वैल्यूड भी बताया। इतना ही नहीं, फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर कई दशकों से मार्केट मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग करने का भी आरोप लगाया है। हिंडनबर्ग ने कहा कि वो यूएस ट्रेडेड बॉन्ड और नॉन इंडियन ट्रेडेड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए अडानी ग्रुप के शेयरों में शॉर्ट पोजीशंस रखेंगी। साथ ही अपनी रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के कर्ज पर भी चिंता जताई है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि
आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 773 अंक गिरकर 60,205 पर बंद। अडानी पोर्ट्स 6% और एसबीआई के शेयर 4% से ज्यादा टूटे। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन यानी कि बुधवार को भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 773 अंक गिरकर 60,205 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 226 अंकों की गिरावट के साथ 17,891 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में गिरावट देखने को मिली, वहीं सिर्फ 8 शेयरों में तेजी रही। अडानी पोर्ट्स, एसबीआई, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, सिप्ला, एक्सिस बैंक और टेक महिंद्रा समेत निफ्टी 50 के 35 शेयरों में गिरावट रही। वहीं दोस्तों बजाज ऑटो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंडाल्को, ब्रिटानिया, मारुति और जेएसडब्ल्यू स्टील समेत निफ्टी के 15 शेयरों में तेजी देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। मोबाइल डाटा की बढ़ती लागत चिंता का विषय, केंद्रीय राज्य मंत्री ने कही यह बात। जी हां दोस्तों, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि डाटा और उपकरणों की बढ़ती कीमतें डिजिटलीकरण के तेजी से प्रचार के लिए चिंता का विषय है। केंद्रीय मंत्री की यह टिप्पणी देश की दूसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल के हाल ही में न्यूनतम मासिक रिचार्ज योजना को लगभग 57% बढ़ाने की पृष्ठभूमि में आई। चंद्रशेखर ने कहा कि डेटा या उपकरणों की लागत में वृद्धि चिंता का विषय है, क्योंकि इससे डिजिटलीकरण में बाधा पहुंचती है। मंत्री ने कहा कि उन्हें एयरटेल द्वारा मोबाइल सेवाओं की दरों में बढ़ोतरी के बारे में जानकारी नहीं थी। मंत्रालय ने बढ़ोतरी के अल्पकालिक या दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में पता लगाने के लिए दूरसंचार नियामक ट्राई से संपर्क किया है। उन्होंने कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध से दुनिया भर में कीमतों पर असर पड़ा है और डेटा मूल्य के प्रभाव की जांच करने की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। सर्जिकल स्ट्राइक पर दिग्विजय के बयान के बाद कांग्रेस का बड़बोले नेताओं को फरमान, मुंह बंद रखने की दी नसीहत। जी हां दोस्तों, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान से मचे बवाल के बाद कांग्रेस ने अपने नेताओं को मुंह बंद रखने की नसीहत दी है। पार्टी नेतृत्व ने बड़बोले नेताओं को पार्टी लाइन से अलग न बोलने की तारीफ की है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने हिंदुत्व, धर्म, राष्ट्रवाद और सेना जैसे मुद्दों पर पार्टी की राय से अलग बोलने वाले नेताओं को चेतावनी भी दी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगा तो सियासी हलकों में बीजेपी के हमले से खलबली मच गई। आनन फानन में खुद राहुल गांधी को सामने आकर दिग्विजय के बयान को खारिज करना पड़ा। अब आगे ऐसा न हो, इसलिए पार्टी ने बयानवीर नेताओं को कुछ खास मुद्दों पर पार्टी लाइन से अलग न बोलने के लिए तारीख किया है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने इन नेताओं को हिंदुत्व, धर्म, सेना, राष्ट्रवाद, पाकिस्तान, राम मंदिर, मथुरा जैसे मामलों में पार्टी की राय का इंतजार करने और उनके आने के बाद ही बोलने को कहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री पोम्पियो ने सुषमा स्वराज को लेकर क्या कहा कि भड़क गए जयशंकर। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री ने अपनी किताब में भारत की दिवंगत पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को लेकर कई विवादित टिप्पणियां की है। माइक पोम्पियो ने अपनी किताब नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव में लिखा है कि सुषमा स्वराज कभी भी महत्वपूर्ण राजनीतिक प्लेयर नहीं थी। विदेश मंत्री जयशंकर ने सुषमा स्वराज को लेकर पोम्पियो की इस टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जयशंकर ने कहा कि पोम्पियो की किताब में सुषमा स्वराज के लिए इस्तेमाल किए गए अपमानजनक शब्दों की कड़ी निंदा करता हूं। हालांकि पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री ने अपनी किताब में विदेश मंत्री एस जयशंकर की जमकर तारीफ की। पोम्पियो ने अपनी किताब में एक से एक विस्फोटक दावे किए। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री ने दावा किया कि साल 2019 में पाकिस्तान के बालाकोट में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद दोनों देश परमाणु युद्ध के करीब आ गए थे। पोम्पियो ने दावा किया कि यह जानकारी उन्हें भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ही दी थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन 9 से 14 साल की लड़कियों को लगाई जाएगी। इसी साल से उपलब्ध होगी। जी हां दोस्तों, देश को सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ पहली स्वदेशी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV वैक्सीन मिल गई है। इसका नाम सेरवैवैक है। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को यह वैक्सीन लॉन्च की। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सहयोग से बनी इस वैक्सीन को जल्द ही सरकारी प्रोग्राम के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी यानी कि DBT, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने मिलकर बनाया है। दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया CEO आधार पूनावाला का कहना है कि वैक्सीन को इसी साल उपलब्ध करा दिया जाएगा। हालांकि इसकी क्वांटिटी कम होगी। अगले साल प्रोडक्शन को बूस्ट किया जाएगा।
दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सर्वाइकल कैंसर दुनिया भर में महिलाओं के लिए दूसरी सबसे घातक बीमारी है। यह कैंसर योनि से शुरू होकर मूत्राशय, मलाशय से लेकर फेफड़ों तक में बहुत तेजी से फैलता है। यह बीमारी पैपिलोमा वायरस नाम के वायरस के संक्रमण की वजह से होती है। जो महिलाएं ज़्यादा धूम्रपान करती है या इम्यूनिटी को दबाने वाली दवाओं का ज़्यादा सेवन करती है, उन्हें इस कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ग्राहकों की संख्या के अनुसार देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।